नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। सरकार बजट लाती है, मकसद होता है पूरे साल देश और देशवासियों का जीवन कैसे चलेगा और सरकार कहां से पैसा लाएगी, कहां पर खर्च करेगी। हर वर्ष वित्त मंत्री अपने बजट में दोनों हिस्से बताती है। आज हम भी आपके लिए बजट पर खास पेशकश लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके हिस्से में कितनी घोषणाएं आई, सरकार जो दावा कर रही है उनकी हकीकत क्या है और विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो कितने सच है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, बजट ब्रह्मास्त्र। मोदी सरकार का बजट पेश हुआ तो सदन में सबसे ज्यादा तालियां एक घोषणा पर बजी, तो वही सबसे बड़ी घोषणा रही जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा भी रही। जी हां, टैक्स स्लैब में छूट। इस छूट पर सभी अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। सरकार इसे आमजन को राहत बता रही है तो विपक्ष इसे नील बटा सन्नाटा। लेकिन हम आपको आसान भाषा में समझाने के लिए ये रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें आपको पूरी छूट को समझाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। I present the budget for 2023-2024. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। This is the first budget in Amrit Kal. Budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget. ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। 8 साल के बाद ये मुबारक मौका आया था। वेतनभोगी मध्यम वर्ग की झोली में मोदी सरकार ने टैक्स छूट की सौगात डाल दी थी। The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में सबसे ज्यादा तालियां उस वक्त बजी जब वेतनभोगी वर्ग के लिए नए टैक्स स्लैब का ऐलान हुआ। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime, with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%, 12 to 15 lakhs, 20%, and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual वेतनशुदा मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स सबसे तकलीफदेह होता है और ऐसे में 8 साल के इंतजार के बाद आम बजट में जब राहत का ऐलान हुआ तो तालियां बजनी ही थी। लोकसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 बड़ी घोषणाएं की और उनमें सबसे बड़ी राहत देने वाली घोषणा टैक्स पेयर्स को छूट थी। ऐसे में अब इस घोषणा के बाद मध्यम वर्ग के लिए कम से कम इनकम टैक्स के मामले में कुछ अच्छी दिरातें नजर आ रही हैं। Firstly, we must never underestimate the power of simplification. Simplification itself is a great advantage to an individual and an economy as a whole. So I will really credit the Finance Minister for continuing the process of simplification. And there are benefits across the board. She has given benefits to all sections. So I think look at it individually and also on the nation as a whole.
And I believe this union budget 2023 बहुत ही कारगर साबित होगा, and it has envisioned India, a new India which is prosperous and even it is very inclusive. उन्होंने हर सेक्टर को इंक्लूड किया है. आप विमेन बोलें, एडोलसेंट्स बोलें, यूथ बोलें, एग्री प्रोफेशनल्स बोलें, OBC, SC, ST categories and also even rural young children and children in rural part of India. So उन्होंने सब कवर किया है. So far education is concerned. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में आयकर को लेकर 5 बड़े ऐलान हुए. इसमें सबसे बड़ा ऐलान 7 लाख तक की आय को टैक्स सीमा से बाहर कर देना था. अभी जिनकी 5 लाख रुपए की कर योग्य आमदनी है, उन दोनों कर व्यवस्था में कोई टैक्स नहीं देना होता था. अब ये लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई, यानी छूट की सीमा में नई कर व्यवस्था बढ़ाई गई. जबकि पुराने रिजीम के स्लैब में बदलाव को लेकर कोई ऐलान नहीं किया. आसान भाषा में समझे तो नए स्लैब के बाद अब नई अर्थव्यवस्था में शामिल होने वाले करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. इसे समझे तो नए रिजीम में आयकर की छूट की शुरुआती सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया. पहले ये सीमा 2.5 लाख रुपए थी, तो वहीं 3 से 6 लाख की आय वालों को अब 15,000 रुपए टैक्स पे करना होगा. यानी पहले 22,500 की तुलना में अब 7,500 रुपए कम पे करने होंगे. तो वहीं किसी एक व्यक्ति की अगर सालाना आमदनी 6 से 9 लाख रुपए है, तो उसे 45,000 रुपए ही टैक्स देना होगा. ये उसकी आमदनी का 5% होगा. उसे 25% कम टैक्स देना होगा. जहां पहले उसे 60,000 रुपए टैक्स देना होता था, अब उसकी जगह 45,000 ही टैक्स देना होगा. और अगर किसी की 15 लाख की सालाना आमदनी है, तो उसे 1,50,000 रुपए टैक्स देना होगा. जिसकी आमदनी का 10% होगा. अब उसे 20% टैक्स कम चुकाना होगा. पहले उसे 1,87,500 रुपए टैक्स देना होता था. और इसी के साथ अब पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और तय वेतन पाने वाले लोगों को नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ी राहत मिलेगी. तो सबसे ज्यादा आमदनी वालों के लिए टैक्स रेट को अब घटाकर 37% किया गया. पहले ये रेट 42.74% थी. और इसी के साथ गैर सरकारी वेतनशुदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट में आयकर छूट की सीमा 2002 में 3 लाख रुपए की तय की गई. उस वक्त सरकार में उच्चतम बेसिक पे 30,000 रुपए होती थी. इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जा रहा है. यानी 25 लाख रुपए तक के लीव एनकैशमेंट पर टैक्स नहीं लगेगा. कुल मिलाकर बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को राहत तो दी, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे, पुराना टैक्स सिस्टम लेने वाले टैक्स पेयर्स पहले जैसे ही टैक्स देते रहेंगे. और ऐसे में अब विपक्ष ने तो बजट को नील बटा सन्नाटा बता दिया. नील बट्टा सन्नाटा है. बिहार को फिर से ठगा गया. कुछ भी नहीं मिला बिहार को. घोर निराशाजनक. मैं तो ये कहूंगा 2014 में मोदी जी के जो वायदे थे वो अपने सामने रख लीजिए, और उनके कार्यकाल का पूरा अंतिम बजट है ये. देख लीजिए जमीन आसमान का फर्क. किसानों की इनकम दुगनी हुई, MSP नहीं बढ़ी, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी नहीं, किसानों को मिलने वाले किसी इंग्रेडिएंट पे कहीं कोई छूट नहीं, एम्प्लॉयमेंट की कहीं दूर दराज तक आशा की किरण नहीं दिख रही. 2 करोड़ भूल जाइए. अगर सबसे ज्यादा निराश मुझे किसी चीज ने किया है तो ये कि जो उम्मीद थी कि इससे देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था ठीक होगी, बिल्कुल निराश हुआ हूं मैं. इधर बजट के दौरान वित्त मंत्री का पहनावा भी लाइमलाइट में रहा. वित्त मंत्री इस दौरान लाल रंग की टैब के साथ संबलपुरी सिल्क की लाल साड़ी में नजर आई. उनकी इस टेम्पल साड़ी की खूब चर्चा हुई. बताया जाता है कि ये रंग जीत का सिंबल है. तो वहीं इस बार बजट स्पीच के दौरान एक वाकया ऐसा आया जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सॉरी बोलना पड़ा. अपने 5 बार के बजट स्पीच में ऐसा पहली बार हुआ. दरअसल सीतारमण स्क्रैप पॉलिसी का जिक्र कर रही थी. इस दौरान वे ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल को ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल कह गई और ये सुनकर सब हंस पड़े. गलती का एहसास हुआ तो मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल्स को हटाएं. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political,
I know. Replacing. Absolutely. Thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, अब एक और जहां विपक्ष इस बजट को चुनावी बजट बता रहा हो, तो सरकार इसे आमजन का बजट बता रही है। तो वहीं देश के कई विषय विशेषज्ञ इस बजट का अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। मोदी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में आत्मनिर्भरता पर खास फोकस रहा और इसलिए सरकार ने काफी हद तक कई वस्तुओं को सस्ता कर आमजन को राहत देने की कोशिश की। आइए जानते हैं बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। बजट घोषणाओं में सबकी निगाहें राहत देने वाली स्कीम्स पर होती है। यही वजह है कि लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी चीजें सस्ती हुई है और कौन सी महंगी। इनकम टैक्स में राहत के बाद सबसे ज्यादा लोग सस्ता या महंगा होने वाली चीजों के बारे में ही जानना चाहते हैं। तो आइए आपको पहले बताते हैं कि कौन कौन सी वो आइटम्स हैं जिनको सस्ता कर मोदी सरकार ने देश की जनता को राहत दी है। कपड़ा, मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, खिलौने, कैमरे के लेंस, मोबाइल कैमरा लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी, बायोगैस से जुड़ी चीजें, लिथियम सेल्स, साइकिल। तो ये वो आइटम थे जिनको मोदी सरकार ने अपनी अंतिम पूर्ण बजट में सस्ता कर आमजन को राहत देने का प्रयास किया। सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल सामान की इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। तो ही टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। इसके साथ ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है और साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए लैब में बने हीरो का मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली सीट पर ड्यूटी कम कर हीरा व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की गई है। मोदी सरकार ने अपने इस बजट में कुछ आइटम्स को महंगा भी किया है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर कई चीजों का बोझ भी बढ़ने जा रहा है। तो आइए क्या क्या महंगा हुआ है इस बजट में, उस पर जरा नजर डालते हैं। सिगरेट, शराब, छाता, विदेशी किचन चिमनी, सोना, चांदी, आयातित चांदी के सामान, प्लैटिनम, एक्सरे मशीन, कंपाउंडेड रबर, विदेशी खिलौने। सिगरेट पे आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया है। कंपाउंडेड रबर पर ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। तो वही गोल्ड बार और प्लेटिनम से बने सामान की ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही चांदी से बनी वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया गया है। किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर 15% कर सभी को झटका दिया है। बजट में आत्मनिर्भर भारत मुहिम को लेकर सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। अधिकांश उत्पादों का देश में उत्पादन बढ़ाने और गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात को कम करने की कोशिश की गई है। बजट के जरिए देश को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद और मेक इन इंडिया के साथ ही वोकल फॉर लोकल पर सरकार का पूरा फोकस रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हेल्थ सेक्टर के लिए कई सारी घोषणाएं की। हेल्थ की अहमियत को देखते हुए बजट 2023-24 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े ऐलान किए गए। तो चलिए जानते हैं इस बार बजट मेडिकल सेक्टर के लिए क्या सौगात लेकर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी देश की प्रगति में स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च का बड़ा योगदान रहता है। हेल्थ सेक्टर देश का एक अहम हिस्सा है। कोरोना महामारी के बाद से ही इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खासतौर पर पिछले 3 सालों में जिस तरह से कोरोना ने हमारे सामने चुनौतियां पेश की हैं, उसे देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए स्वास्थ्य सेक्टर में सुधार के लिए भी अहम घोषणाएं की। 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। औषधि क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 2047 तक सिकल सेल अनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। फार्मा में नवाचार के लिए नया प्रावधान शुरू किया गया। ICMR की संख्या देश भर में बढ़ाई जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को दिया जाएगा बढ़ावा। ICMR की प्रयोगशालाएं देश भर में बनाई जाएंगी। इससे मेडिकल क्षेत्र और नई नई बीमारियों को लेकर रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। सैकड़ों प्रकार के चिकित्सा उपकरणों को लेकर ट्रेड करने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए नवाचार किए जाएंगे ताकि भारत में बड़ी से बड़ी बीमारी का सफल इलाज किया जा सके। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में हमारा लक्ष्य सर्वांगीण विकास का है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। आम बजट 2023 के तहत वित्त मंत्री ने 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि साल 2014 से स्थापित किए गए मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। Health, education and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. एनीमिया से मुक्ति के लिए चलेगा मिशन। हेल्थ सेक्टर को लेकर साल 2047 तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। एनीमिया को खत्म करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 40 साल तक की 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार एनीमिया को खत्म करने को लेकर काफी अलर्ट मोड में है। A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. मेडिकल रिसर्च सेंटर बनेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि ICMR की चुनिंदा लैब में शोध के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट सेक्टर की R&D टीमों को सहयोगी अनुसंधान और नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मेडिकल उपकरणों के लिए समर्पित बहुविषयक पाठ्यक्रम लाए जाएंगे। भविष्य की चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, उच्च अंत निर्माण और अनुसंधान के लिए काम करने का भी लक्ष्य बनाया गया। केंद्र सरकार ने आम बजट में देश के हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काफी कुछ नया करने की कोशिश की। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने साफ किया कि हेल्थ के क्षेत्र में कई सुधार की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के बजट में बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को पूरा सहयोग मिलेगा। इस मिशन से अगले 3 सालों में करीब 1 करोड़ किसानों को जोड़ने की योजना है। आम बजट में किसानों को क्या मिला, ये रिपोर्ट देखिए। देश के आम बजट में किसानों को कई सौगात दी गई है। प्राकृतिक खेती को आसान बनाने के लिए सरकार 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर खोलेगी। अब से देश में माइक्रो फर्टिलाइजर पर जोर दिया जाएगा। साथ ही मिस्ट्री मैन ग्रोन प्लांटेशन पर भी सरकार का खास फोकस रहने वाला है। कृषि स्टार्टअप के लिए सरकार डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनाएगी, जिसे कृषि निधि के नाम से जाना जाएगा। मछली पालन के लिए सब स्कीम के तहत 6,000 करोड़ की राशि का आवंटन कृषि क्रेडिट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ तक कर दिया जाएगा। सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत करने जा रही है। बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए 2,200 करोड़ की राशि का आवंटन
खेतों में डिजिटल बुनियादी ढांचा बढ़ावा दिया जाएगा। खेती में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को तवज्जो दी जाएगी। न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों की योजना के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। श्री अन्ना राडी, श्री अन्ना बाजरा, श्री अन्न रामदाना, कुंगनी, कुटूट, इन सब के हेल्थ के बहुत फायदे हैं। मिलेट्स में किसानों का काफी योगदान। श्री अन्न का हब बनाने की कोशिश की जा रही है। श्री अन्न का उत्पादन के लिए हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट से काफी मदद मिल रही है। सहकार से समृद्धि किसानों के लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके जरिए 63,000 एग्री सोसाइटी को कंप्यूटराइज्ड भी किया जाएगा। इससे किसानों को समृद्ध बनाने में मिलेगी मदद। पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। मल्टीपर्पज कॉर्पोरेट सोसाइटी को बढ़ावा दिया जाएगा। फिशरीज के लिए भी कॉर्पोरेट सोसाइटी बढ़ाई जाएगी। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर होंगे स्थापित। इसके लिए माइक्रो फर्टिलाइजर पर जोर दिया जाएगा। मिस्ट्री मैन ग्रोन प्लांटेशन पर भी जोर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना की शुरुआत करने का फैसला भी किया है। तो वहीं सरकार ने डिजिटल तकनीक से खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो वहीं बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमने सबका प्रयास के जरिए ठोस नीतियां बनाई है और इसके परिणाम स्वरूप लोगों को फायदा भी मिला। इस दौरान वित्त मंत्री ने रेलवे बजट का भी ऐलान किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीतारमण ने ऐलान करते हुए बताया है कि इस बार रेलवे का बजट कुल 2.4 लाख करोड़ रुपए का होगा। आइए इन 10 बड़ी बातों में जानते हैं कि इस बजट में रेलवे को लेकर क्या क्या बड़े ऐलान हुए हैं। रेलवे के बजट को बढ़ाकर इस बार 2.4 लाख करोड़ का कर दिया गया है। साल 2013-14 के मुकाबले रेलवे का ये बजट लगभग 9 गुना ज्यादा है। रेलवे बजट में ये काफी बड़ी बढ़ोतरी है। पिछले कुछ सालों में रेलवे के बजट में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। रेलवे में 100 नई योजनाओं की शुरुआत होगी। निजी क्षेत्र की मदद से 100 योजनाओं की पहचान की गई है, जिस पर आगे काम किया जाएगा। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया गया है। आने वाले वित्त वर्ष में जो नई परियोजना शुरू होगी उन पर इसे खर्च किया जाएगा। बजट में इस बार रेलवे का बजट बढ़ाने के अलावा ज्यादा ऐलान नहीं किए गए, क्योंकि पहले से ही रेलवे की कई अहम परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें बुलेट ट्रेन परियोजना, रैपिड ट्रेन, चेनाब नदी रेलवे ब्रिज, बडरबी साइरंग नई लाइन रेलवे परियोजना आदि शामिल हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2013-14 के मुकाबले रेलवे का ये बजट लगभग 9 गुना ज्यादा है। रेलवे बजट में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश बजट ब्रह्मास्त्र में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।